दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अमरीश बालियान पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपी के ताज़ा राजनीतिक हालात की। पिछले करीब 100 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के कारण देश राजनीतिक अंगड़ाई भी ले रहा है और इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश पर देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वक्त किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वोट बैंक में नाराजगी देखी जा रही है। विशेषकर जाट मतदाताओं पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान को। वेस्ट यूपी, हरियाणा, राजस्थान सहित कई प्रदेश के जाट मतदाता भाजपा से नाराज माने जा रहे हैं। वेस्ट यूपी में जहां ये नाराजगी किसान आंदोलन को लेकर है, गन्ना भुगतान को लेकर है, गन्ने की कीमतों को लेकर है, सरकार द्वारा गन्ने की कीमतों में 1 रुपये का भी इजाफा न किए जाने को लेकर है। वहीं हरियाणा में जाटों की नाराजगी प्रदेश के नेतृत्व को लेकर है, मुख्यमंत्री पद को लेकर है। अभी हम बात करेंगे वेस्ट यूपी में भाजपा से जाटों की नाराजगी के बारे में। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बैठक बुलाई जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान सहित वेस्ट यूपी, हरियाणा, राजस्थान सहित कई प्रदेश के जाट सांसदों और विधायकों को बुलाया गया। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वे अपनी खाप पंचायतों में जाएं, अपने चौधरियों से मिले, उन्हें किसान बिल के फायदे समझाएं और किसान आंदोलन की धार को कम करने का प्रयास करें। इस दिशा में संजीव बालियान ने भरसक प्रयास किए। वो कई खाप चौधरियों से मिले। हालांकि अपनी खुद की खाप के चौधरी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, नरेश टिकैत, उनसे उनकी मुलाकात अब तक नहीं हुई। शामली जिले के गांव भैंसवाल में जब वो खाप चौधरी से मिलने के लिए गए तो उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। उसके अगले ही दिन मुजफ्फरनगर में जब वो गांव सोरम में एक 13वीं में गए तो वहां किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाने को लेकर भाजपा समर्थकों और किसानों के बीच मारपीट हुई, जिसे लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। बात आ रही है कि जाट वोटों पर किस राजनीतिक दल की पकड़ बनेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। इसके लिए भाजपा ने भी ताकत लगा दी है, इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल ने भी ताकत लगा दी है। सोरम प्रकरण के अगले ही दिन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह सोरम पहुंचे। उन्होंने मारपीट के शिकार लोगों का हालचाल जाना, साथ ही उन्होंने कृषि बिलों को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। लेकिन उस रोज बड़ी बात यह रही कि जहां एक तरफ चौधरी अजीत सिंह ने सोरम की ऐतिहासिक चौपाल में किसानों को संबोधित किया, वहीं उनसे महज कुछ ही किलोमीटर दूर पर शाहपुर के पास केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के समर्थन में भी एक सभा का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने राजनीतिक शिष्टाचार बनाए रखा। चौधरी अजीत सिंह से जब संजीव बालियान के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने उन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उधर अपनी जनसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी कहा कि चौधरी अजीत सिंह बड़े नेता है। उन्होंने और चौधरी अजीत सिंह ने आमने सामने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन ना तो कभी उन्होंने चौधरी अजीत सिंह के बारे में कोई बात कही, ना ही चौधरी अजीत सिंह ने उनके बारे में कोई टिप्पणी की। मगर इसके बाद राजनीतिक हालात बदलते चले गए और शायद जाट वोटों पर पकड़ बनाने को लेकर आज दोनों दलों के लोग एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें राजनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन माना जा सकता है। बागपत जिले के बामनोली में एक महापंचायत हुई जिसमें चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि वो भी बालियान खाप के हैं और वो लोगों को समझा लेंगे, मगर लोग अब उनसे मानने वाले नहीं। चौधरी अजीत सिंह का अब ये बयान अब आप यहाँ देख सकते हैं। सरकार ने धर्म के नाम पे किसानों को बांटा, फिर जाति के नाम पे बांटा और अब ये वोट आपको उतर आए। इनके मंत्री जी कहते हैं मैं भी बालियान खाप का हूँ, बात कर लूंगा खाप ये चाहता है कि लोग खाप के नाम पे लड़े, जाति के नाम पे लड़े, धर्म के नाम पे लड़े। इसके बाद बारी आई संजीव बालियान की। संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के गांव लुसाना में एक जनसभा को संबोधित किया।
और इस सभा में उन्होंने भी चौधरी अजीत सिंह पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह का नाम लिए बिना ही उन पर किस तरीके से कटाक्ष किया वो आप यहाँ देख सकते हैं। पर ये जो विपक्षी पार्टी वाले गिद्ध घूम रहे ना हेलीकॉप्टर में, कांग्रेस, सपा और राष्ट्रीय पार्टी, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने कल बड़ोत से बयान दिया। बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, नाम भी राष्ट्रीय लिख रहा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाजपा वालों को बाहर काटो। अरे भाई 2019 में लड़के देख लिया, 22 में लड़ लिया और 24 में लड़ लिया, नाई के बाहर कॉन्ट्रैक्ट जजमाना का आ जाएंगे। इसके अगले ही रोज जयंत चौधरी ने भी संजीव बालियान पर जवाबी हमला बोला। जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें एक समाज विशेष के नेताओं को बुलाया गया और उन्हें अपमानित किया गया। जयंत चौधरी का पूरा बयान भी आप यहाँ देख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी नहीं है, और रीढ़ की हड्डी होती एक दिन खड़े होकर किसी मंच पे, अरे कमरे में बंद करके जाके मिलो प्रधानमंत्री से, कमरा बंद करके, जो चटकनी लगा के, किवाड़ बंद करके, और पूछो कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हो, हम कहां जाएंगे, हम कहां से अपने क्या किसान से मुकाबला करना है हमें। उल्टा देखो क्या हो रहा है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर भेजे गए, पहले तो सबको बुला के उल्टी डांट लगाई कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो जाटों का आंदोलन है। ये कोई जाट का आंदोलन है? जो आदमी किसान को संगठित होना देखना नहीं चाहता वह ऐसी भाषा बोलेगा। जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, ये भी हमें बांटना चाहते हैं। खैर, उन्होंने दिल्ली में बुलाए सारे नेता एक जाति के, और उन्हें खूब धमकाया। गृह मंत्री बैठे थे और उनके 10 बैठे थे, और खूब उन्हें उल्टा धमकाया। रीढ़ की हड्डी होती तो वहां खड़े होकर बता देते क्या सच्चाई है कि जाटों का सवाल नहीं, किसानों का है, और किसान आपसे बेहद नाराज है और आगे नहीं समझेगी बात। किसी से नहीं बोला गया और उनको डांट के भगाया गया, और वहां से हो गए मुजफ्फरनगर। और गांव में जब वो पहुंचे तो गांव में एक नौजवान है, भाई नौजवान ने करवट ले ली। नौजवान समझ गए नौकरी मिल नहीं रही, खेती पे आफत है, अब क्या करेगा नौजवान। उन्होंने एक नारा दे दिया, किसान एकता जिंदाबाद। अब ये बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, भाई गांव में जा रहे हो, तुम्हारा विरोध नहीं हो रहा, हम तो यही कह रहे किसान एकता जिंदाबाद, तुम्हें क्यों बुरी लगी बात। उल्टे मारपीट पे उतर आए। जिस गांव में गए, जो लड़कों ने विरोध किया, उन्हीं को जो है उनके जो साथ में चलते हैं गुंडे, भाई सत्ता के साथ तो इसी तरह के लोग रहते हैं। जब इन्होंने झूठ बोलना और इसी तरह के कामों को बढ़ाना है तो यही लोग हैं इनके पास। हमारे सिपाही हैं कृष्ण कुमार सारंग जी, बढ़िया बात बोल रहे थे, भाषा भी अच्छी लग रही थी, ईमानदारी की बात कर रहे थे। ऐसी बात कौन करता है राजनीति में? कम लोग हैं, क्योंकि आपने मजबूत नहीं कर रखे, तो उनके गुंडों ने उल्टा फैला किसानों, और फिर वही बात जाके कहा, और कुछ है नहीं रास्ता, कहा जी ये तो वहां मस्जिद से अजान हुई। गांव के लोग किसान है, वे पिट रहे, चोट उन्हें लग रही, कहा जा रहा कि ये हिंदू मुस्लिम इशू है, किसानों से इसका कोई वास्ता नहीं। अगर रीढ़ की हड्डी होती किसी एक में, अरे इस्तीफा दे दो, आज मैं एमपी नहीं हूं, चौधरी अजीत सिंह जी एमपी नहीं है, लेकिन जब 2 मिनट में उन्होंने वहां गाजीपुर बॉर्डर पे पूरी सरकार लग रही थी, तंत्र लग रहा था कि तंबू खाड़ो, लट बजा दो, और ना जाने क्या क्या उनकी मंशा थी। 2 मिनट नहीं लगे, चौधरी साहब ने खून की पुकार सुनी और बात करी, और वह असरदार बात हुई। लोगों ने जयंत चौधरी, चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान के बयानों को देखा। आप भी शायद इन बयानों को देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सारी जो कोशिशें हैं वे किसान मतदाताओं, विशेषकर जाट मतदाताओं को प्रभावित करने की है, उन्हें अपने खेमे में लाने की है। अब तक की जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें ये स्पष्ट रहा है कि जिस भी तरफ जाटों का रुझान रहा है, उसी राजनीतिक दल के लोगों को हमेशा सत्ता की चाबी मिली है, और ये चाबी हर राजनीतिक दल अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। इन सभी राजनीतिक हालातों पर
किसान आंदोलन का आने वाले दिनों में क्या परिणाम हो सकता है? क्या 2022 के विधानसभा चुनावों पर भी आज के हालातों पर का किसान आंदोलन के चलते जो हालात बने हैं उनका असर देखने के लिए मिलेगा? इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी। केपी मलिक जी शामली जिले के मूल निवासी हैं और कई बड़े अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में बड़े ओहदों पर काम कर चुके हैं। किसानों से जुड़ी खबरों को वो प्रमुखता से प्रकाशित करते रहे हैं और उनकी लेखनी का लोहा लोग मानते हैं। मलिक साहब, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन का क्या समाधान होने वाला है? क्या किसानों की बात मानी जाएगी या सरकार का रुख इसी तरह कायम रहेगा? अमरीश जी, मेरी नज़र में किसान आंदोलन का समाधान ये है कि सबसे पहले केंद्र की सरकार को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहनाना चाहिए और उसके बाद जो सरकार 3 नए कृषि कानून लाई है उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। लेकिन उससे पहले सरकार अगर एमएसपी लाती है तो कई सारे कृषि के जो बिल हैं उसमें कई सारे समाधान अपने आप हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या संजीव बालियान किसानों में और विशेषकर जाटों में इस वक्त जो भाजपा के प्रति असंतोष है उसे दूर कर पाएंगे? अमरीश जी, जैसा आपने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जाटों की नाराजगी दूर कर पाएंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि मंत्री जी की ये मजबूरी है कि वो केंद्र सरकार से भी नहीं भाग सकते और वो अपने क्षेत्र के किसानों से भी नहीं भाग सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं। लोगों ने उनको इतने बड़े नेता को चुनाव हराने के बाद जिताया है और सरकार ने उनको सम्मान देते हुए केंद्र में मंत्री बनाया है। तो उसको देखते हुए संजीव बालियान के सामने बहुत बड़ी ये चुनौती है कि किस प्रकार से वो इन कृषि बिलों के बारे में किसानों को समझाएं। लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ धीरे धीरे पार्टी और सरकार इस बात को समझेगी और इसका समाधान कुछ न कुछ अवश्य निकलेगा जी। साहब, आपसे एक और सवाल ये है कि क्या संजीव बालियान इस वक्त जो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह पर हमलावर हैं, वो उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की भी कोई भूमिका है? देखिए अमरीश जी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेता अजीत सिंह और संजीव बालियान के टकराव की जो रणनीति है या आप कहते हैं कि कारण क्या है, तो मैं इन दोनों का कारण राजनीतिक कारण मानता हूँ। इसमें राजनीति है, 2 राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दल हैं और दोनों नेता अलग अलग राजनीतिक दलों में अलग अलग विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। आपस में टकराव का यही सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आता है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जाट समाज के अंदर जो इस वक्त असंतोष है भाजपा के प्रति, क्या वो दूर हो पाएगा और इसका 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर क्या असर देखने के लिए मिल सकता है? जी अमरीश जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में जाट समाज पे राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव के विषय में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है इसके लिए हमें कम से कम 4 से 5 महीने का इंतज़ार और करना होगा। हमें देखना होगा कि परिस्थितियां किस प्रकार से बदलती हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 3 सालों से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को, खासकर जाटों को, वो है गन्ना। और गन्ने का रेट पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि अगले सीज़न में भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड दाम बढ़ाएगी ताकि उसको 2022 के विधानसभा चुनाव में फ़ायदा मिल सके। तो उस तरह का
अगर कोई चीज़ें होती हैं, कोई लोक लुभावनी घोषणाएं किसानों के लिए होती हैं, तो उससे जाटों में बंटवारा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी जाटों को लुभाने में कामयाब हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल को कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जाट समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिल पाया है, जाट समाज को उचित सम्मान मिल पाया है? जैसा कि आपने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अगर आप कहें कि जाटों को उचित दायित्व मिल पाया है या उचित उनको एक स्थान मिल पाया है, तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। अगर हम देखें पिछले 70 सालों में, पिछले 50 सालों में केंद्र की राजनीति में किसी की भी सरकार रही हो, 4 से 5 कैबिनेट मंत्री हमेशा जाट समाज से रहे हैं। ये पहली बार है कि मोदी सरकार में आज कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। ये जाट समाज के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात, गिने चुने तो राज्य मंत्री मोदी सरकार में हैं, जो जाट समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी सरकार में भी जाट समाज को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मुझे मिलता नज़र नहीं आ रहा है। जाटों को जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की सरकार में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में झेलना पड़े। जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने सभी सवालों का बेहद खूबसूरती के साथ जवाब दिया और हमारे दर्शक भी शायद आपके जवाबों से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।